So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for agriculture fields. Students, आज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो होप हमारे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिस्टर प्रमोद, राइट? यस सर। सो प्रमोद, आपके नाम का मीनिंग हैप्पीनेस होता है, राइट? बिल्कुल सर। क्या आप एक हैप्पी गोइंग पर्सन है? हाँ जी सर। ओके, चलिए मैं आपको इंटरेक्ट करवाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो निशा से। निशा भी स्केल 2 के लिए ही ट्राई कर रहे हैं जिस तरीके से आप आरआरबी स्केल 2 के लिए जा रहे हैं, राइट? तो आज के जो मेरे क्वेश्चन है एग्रीकल्चर बेस्ड, उसमें सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे यहाँ पर कृषि हेतु प्रमुख ऋण योजनाओं के बारे में बताएंगे। पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, ये सब हमें बताएं। सर हमारी जॉइंट फैमिली है। ओके। मेरे पापा जी हैं वो कृषि करते हैं और मेरे बड़े भाई हैं वो सूरतगढ़ पंचायत समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हैं महानरेगा के तहत, और हम दोनों भाई शादीशुदा हैं सर, और मैं एक भगवान की दया मेरे एक बच्चा है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि देखिए आपने बोला कि आपके पिताजी कृषि में हैं। हाँ जी सर। तो आपने कभी अपना करियर कृषि में बनाने का नहीं सोचा? सर एजुकेशन कृषि की रही थी, एग्रीकल्चर बीएससी है, और उसके बाद में मैंने एमएससी की हॉर्टिकल्चर के अंदर। वेरी गुड। और हॉर्टिकल्चर में आपने मेजर क्या स्टडी करा है? हॉर्टिकल्चर के अंदर सर बागवानी है, और वेजिटेबल साइंस है, और ये एलोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती है। वेरी गुड। तो निशा, क्यों ना हम क्वेश्चन स्टार्ट करें? तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि केसीसी और केजीसी में क्या डिफरेंस होता है? सर केसीसी मीन्स किसान क्रेडिट कार्ड और केजीसी मीन्स किसान गोल्ड कार्ड। डिफरेंस दोनों में कुछ? केसीसी सर फसलों के लिए की जाती है और ये 3 लाख तक है, सरकारी स्कीम के अंदर आती है, और केजीसी है वो फसलों के उत्पादन का विस्तार के लिए यानी लंबे समय के लिए प्रॉफिट के लिए उसके सहायक जो उपकरण जैसे हैं, जैसे वाटर कलेक्शन टैंक हो गया, और तारबंदी होगी, मेड़बंदी होगी, और उसके अलावा जैसे ट्यूबवेल लगाना हो गया, यानी उसकी जो लंबे टाइम तक उसकी सहायता कर सके उत्पादन बढ़ाने में, वो उसके लिए केजीसी लोन दिया जाता है। ये सर अधिकतम 20 लाख तक दिया जाता है, और जो साल की फसलें को उत्पादन होता है उसका 5 गुना, या फिर भूमि है उसका 50%, और 20 लाख जो चीज़ कम हो उसके अंदर जितने उतने तक दिया जाता है सर। ओके, अब यहाँ पर कृषि हेतु प्रमुख ऋण योजनाओं के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, सारों का एक बार नाम बता दीजिए। सर एसबीआई कृषक उत्थान योजना, और किसान गोल्ड योजना, बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और किसान कृषि क्लिनिक एंड कृषि व्यवसाय योजना, ओके, और भूमि खरीद योजना, ओके, उत्पादन विपणन ऋण योजना, राइट सर गिना दिए सर। ओके, चलिए एनी क्वेश्चन? कृषि स्वर्ण ऋण योजना के बारे में क्या जानते हो आप? कृषि स्वर्ण ऋण योजना है जो कृषि के व्यवसाय के उत्पादन के लिए या फिर विपणन का उत्पादन बढ़ाने, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान अपना गोल्ड जो है वो सरकार के वो बैंक के पास गिरवी रखता है, और उसका 70 से 80% तक ऋण किसान को दिया जाता है सर। ओके, हाँ जी। और उत्पादन, हाँ कंटिन्यू, पहले आप बताइए। उसकी कीमत है वो एसबीआई मानक के अनुसार निर्धारित की होती है गोल्ड की, और उसका 70 से 80% तक वो ऋण के रूप में दिए थे सर। नेक्स्ट प्लीज। उत्पादन विपणन योजना के बारे में? उत्पादन विपणन योजना बैंक मेनली इसलिए देते हैं क्योंकि किसान को मजबूरन अपनी फसल न बेचनी पड़े, उसके लिए किसानों को ऋण दिया जाता है। ये उस किसान के पास फसल का कितना स्टॉक है, और ये गोदाम वेयर हाउस में जो स्टॉक पड़ा है उन किसान का, उसकी रसीद को आदि डॉक्यूमेंट लेकर दी जाती है सर। ओके। और इसको साल के अंदर यानी फसल के समयावधि के अनुसार 1 साल के अंदर चुकाना पड़ता है सर। ओके, थर्ड प्लीज। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस स्कीम के बारे में क्या जानते हो? एग्री क्लिनिक एक एग्री बिजनेस स्कीम है। कृषि विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटियों के जो प्रशिक्षित हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर व्यवसाय कोई व्यवसाय करना चाहता है, यानी जैसे मछली पालन है और पशुपालन है, इनकी प्रशिक्षण दिया जाते हैं लोगों को, यानी जिससे वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। वेरी गुड। और भूमि खरीद योजना से आप क्या समझते हैं? भूमि खरीद योजना सर वो योजना है जिसके अंदर भूमिहीन या कम भूमि वाले जो किसान हैं, जो
जो किराए पे या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कृषि करते हैं, वो अपनी भूमि खरीदना चाहते हैं तो उनको ऋण दिया जाता है सर। ओके, आपके एरिया में मेजर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? सर मेजर क्रॉप रबी के अंदर तो गेहूं है, सरसों है, और गेहूं सरसों और जो है सर। ओके। और खरीफ के अंदर कॉटन है और ग्वार है। ओके। निशा, आपने भी एमएससी किया है, बट इट इज इन बायोटेक्निक एंड दैट इज डेयरी टेक्निक, राइट? सो मैं चाहता हूँ कि ना आप हमें ये बताइए कि एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक में आपने क्या चीज़ पढ़ी है? सर एनिमल हस्बेंड्री में सर मैंने कैटल्स की ब्रीड्स, बुफेलोज की ब्रीड्स के बारे में स्टडी की है। ओके, सो डेफिनेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा आपका नॉलेज गेन हुआ है क्योंकि आपने डेयरी में ऑलरेडी काम किया है, राइट? सो आपको क्या लगता है एक एग्रीकल्चर कैंडिडेट से रिगार्डिंग फर्टिलाइजर, रिगार्डिंग क्रॉप्स, ये तो पूछा ही जाना है, Yes. पर ये जो स्कीम्स है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है वाकई में इनकी इंपॉर्टेंस? यस सर, बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि फार्मर्स को सर इन स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। ओके। तो सर अगर उनको ये प्रोवाइड करवाई जाए तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए मुझे बताइए कि आपने फर्टिलाइजर और सीड्स कंपनी में भी काम किया है, यस सर। तो फर्टिलाइजर कंपनी में आपने कितना काम किया? फर्टिलाइजर के अंदर सर मैंने 1 साल से ज़्यादा काम किया है। अभी कौन कौन से फर्टिलाइजर्स आपने सेल किए हैं? DAP है, MOP है, यूरिया है, ये अपने मेनली इलाके में संपूर्ण है जिसमें 6 एलिमेंट होते हैं, ये सेल किए हैं सर। ओके, और सबसे अच्छा फर्टिलाइजर आप किसको प्रमोट करते हैं? सर हम हमारी कंपनी का ही प्रमोट करते हैं। आपकी कंपनी में से ही सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आपका कौन सा है? सर सबसे बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है 6 एलिमेंट है, यूरिया और DAP भी है। इसका रीजन डिफरेंस? यूरिया सर, यूरिया के दाने हैं वो सफ़ेद हैं, क्रिस्टली है, और एक एक दाना गोल आकार का है, बढ़िया है, यानी चमक है उनमें। और DAP है वो इंपोर्ट की हुई होती है, यहाँ की नहीं होती है। DAP सभी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, हम भी इंपोर्ट करते हैं, राइट। पर उसके कलर होता है वो बढ़िया कलर होता है, और उसमें जो बुरादा है वो नहीं होता है, दाने होते हैं बढ़िया। ओके, आपने बहुत से सीड्स भी कंपनी में आपने 1 ईयर आपने बताया आपने काम किया है, तो कौन से सीड्स, किस तरीके के आपने सीड्स को सेल आउट किया? सर हमारी जो कंपनी थी वो न्यूक्लियर सीड लेती थी। ओके। उसके बाद में किसानों को दिया जाता था, किसानों को एक एज ए प्रोग्राम के रूप में लगाया जाता था, और हमारा फाउंडेशन सीड तैयार होता था। उसको फिर उन किसानों से हम फाउंडेशन सीड खरीदते थे, और उस दौरान हम पूरा ध्यान रखते थे भी कोई अवांछनीय जैसे फसलें हैं वो न उगे उसमें, कोई भी खरपतवार न उगे, और किस तरह से कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिए उसने, वो पूरा ध्यान रखते थे। उसके बाद में फाउंडेशन सीड तैयार होता था, फाउंडेशन सीड से फिर हम किसानों को भिजवाते थे, फिर हम सर्टिफाइड बीज तैयार करते थे। इस प्रक्रिया में हमें 3 साल लग जाते थे। फिर हम हमारा बीज निकालते थे। मैं गणपति सीड में काम करता था, तो वो वहाँ गणपति सीड के नाम से हम हमारी खुद की वैरायटी नहीं निकालते, तो जो वैरायटी हमें यूनिवर्सिटी देती थी हम उसी का, जैसे 1105 है तो हम 1105 गणपति सीड 1105 ही निकालते थे। जैसे 251 है तो हम गेहूं की 251 ही वैरायटी रखते थे, न कि हमारा कुछ नाम नहीं देते, सिर्फ हमारा कंपनी का नाम देते थे। ओके, वेरी गुड। देखिए आपने बताया कि आपने जो कृषि में काम किया है, कृषि की एजुकेशन ली है, तो अब आपके फादर भी कृषि में ही है, आपने बताया फार्मर है, और आपने कृषि की एजुकेशन ली है। यस सर। तो जो आपने बुक्स में पढ़ा और जो आप प्रैक्टिकल लोगों से मिले हो, तो क्या डिफरेंस होता है या ऑलमोस्ट सेम वही बातें होती है सारी? सर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बुक का नॉलेज काम आता है, पर प्रैक्टिकल में वो कई बार अप्लाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि हर जिले की, हर स्थान की एग्रोक्लाइमेट जो है कंडीशन है वो अलग अलग होती है। ओके। तो हम उसमें प्रैक्टिकल से ज़्यादा प्रॉफिट होता है सर। ओके। सो निशा, आपने भी अपना एक्सपीरियंस बीकानेर से लिया है, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो गुजरात से हुई। यस सर। तो गुजरात की ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बीकानेर में जॉब मिली थी? यस सर। ओके, तो आपको क्या लगा अपनी जो एजुकेशन है, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन की है डेयरी के थ्रू, तो ये जो आपकी एजुकेशन थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी डे लाइफ में, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है? सर जो
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओके। क्योंकि सर रियल में सर हमें पता नहीं होता कि क्या मिल के अंदर क्या क्या जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, कैसे मिल को हीट करना है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, Right. वो सर नहीं पता होता है। Right. सर वहाँ जाने के बाद में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे मिल की प्रोसेसिंग होती है, क्या कुछ प्रोसेस किया जा रहा है, स्टोरेज कैसे करना है मिल को, Okay. और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। राइट। अल्ट्रा हीट कुछ होता है क्या Yes. मिल्क में, उससे क्या बेनिफिट मिलता है उसको? सर ये एक टेम्परेचर इसमें सर 135 डिग्री 2 से 3 सेकंड तक सर मिल्क को गर्म किया जाता है। ओके। इससे सर जो मिल्क की स्टोरेज कंडीशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके। यस। आपने काउस की ब्रीड पढ़ी थी, तो सबसे अच्छी ब्रीड काउ की किसे माना जाता है और उसे क्यों अच्छा माना जाता है? सर साहिवाल है वो उसको सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सर जो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली अदर्स जो ब्रीड्स हैं सर उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ओके। चलिए, आपने फर्टिलाइजर जब बेचा किसानों को तो आप उन्हें मोटिवेट कैसे करते थे कि फर्टिलाइजर आप ये वाला लीजिए, क्या कहते थे आप उनको? सर हम उनको कहते थे हमारा फर्टिलाइज़र है वो बढ़िया है, इसके अंदर जो जांच होकर आता है पूरा, हमारी 3 लैबें हैं, आगरा के अंदर भी है और जयपुर के अंदर भी है, कोटा के अंदर भी है। ये 3 लेवल पे जांच होकर फिर किसानों को दिया जाता है। ओके। और ये हमारा प्रोडक्ट है। मिट्टी जांच के लिए नमूना कैसे लेते हैं? सर मिट्टी जांच के लिए सबसे पहले ऊपर का जो कतरा होता है, लकड़ी वगैरह होती है या फिर घास वगैरह होता है, वो साफ कर लिया जाता है। फिर तिरछा कट मारा जाता है 1 से 1.5 फुट के अंदर, और उसको उस मिट्टी को इकट्ठा कर लिया जाता है। ऐसा करके किसान खेत के जो है ना 5 हिस्सों से लेते हैं, 4 कुंटों पे और 4 कॉर्नर और एक बीच में से लेते हैं। Right. फिर उनको इकट्ठा कर आधा किलो मिट्टी हो जाती है, ये 2.5 किलो मिट्टी होगी, इसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इसमें से आधा किलो मिट्टी लेके शाम को सुखा देते हैं और फिर सुबह जांच के लिए भेज देते हैं। ओके। चलिए, आपका फर्टिलाइजर कंपनी में रोल क्या था? सर मेरा रोल था किसानों को प्रोडक्ट प्रमोट करना मेनली। मैं किसानों के पास जाता था, ये हमारी डीएपी है, ये हमारी यूरिया है, आप फसल बीज रहे हो तो ये हमारी डीएपी हमारी बीजना ये अच्छी रहती है। ओके। और किसानों की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना, उसमें मैं किसानों के पास जाता था, भी हमारी आज मीटिंग है आप आना, और वहाँ किसान इकट्ठे करता था। और हमारे जो एजीएम साहब है, एएम सर है, मार्केटिंग मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग मैनेजर है, वो आते थे, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। हमारी कंपनी जो के बिरला जी ने स्थापित की थी और ये हमारी कोटा में है, हमारे संयंत्र कोटा में लगे हुए हैं, आपको के भी मौका देंगे, आपको दिखाएंगे लाएंगे भी कैसे यूरिया बनती है, कैसे डीएपी बनती है। डीएपी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से इम्पोर्ट करके यहाँ पैकिंग की जाती है, हमारा मार्का यहाँ आके लगता है, हम खुद नहीं बनाते, डीएपी इम्पोर्ट करते हैं, ये सब बताते थे सर। ओके। और इस तरीके से आप हाँ, उस फसलों के बारे में भी कोई किसान क्वेरी कर लेता था। ओके। तो उसको उसका किस तरीके की क्यूरीज आती थी आपके पास फसलों के बारे में? जैसे सर हम डीएपी कितनी डालें, यूरिया कितनी डालें, और कुछ प्रॉपर एरिया का होता है हिसाब यूरिया का? यूरिया का एक एकड़ मान, 1 बीघा या 1 एकड़ मानो, उसमें 10 से 15 किलो यूरिया यूज़ करते हैं। ओके। और आपने जो दूसरा अपना प्रोडक्ट बताया ये डीएपी, इतना ही ये होता है 20 से 20 किलो के करीबन होता है सर, 20-25 किलो पर बीघा। ओके, वेरी गुड। निशा, एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग, क्योंकि आप भी डेयरी टेक्नोलॉजी से हो? यस सर। Yes. डीएपी की फुल फॉर्म डाई अमोनियम फास्फेट होती है सर मैम। और अभी जो नीम कोटेड यूरिया यूज हो रहा है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? नीम कोटेड यूरिया का मेनली नीम कोटेड यूरिया इसलिए किया गया था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो यूरिया का है वो काम दिया जाता था साबुनीकरण के रूप में, और साबुन बनाने के, साबुन की इंडस्ट्रियाँ थी वो यूरिया का यूज़ कर लेती थी, और इतना जितने यूरिया का उत्पादन होता था वो पूरा किसानों के पास नहीं पहुंचता था, इंडस्ट्री वाले खपत कर देते थे, तो उससे किसानों में किल्लत रहती थी, पूरा जो है यूरिया नहीं मिल पाता था। अभी नीम कोटेड कर दिया है, उसके डबल फायदे हैं, एक तो इंडस्ट्री यूज़ नहीं कर पाती, और एक है जो कि नीम कोटेड है तो यानी नाइट्रोजन देगा, तो वो यूरिया के साथ नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है, वो किसानों को भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है नीम। और उसके अलावा भी यूरिया का गलत उपयोग ना हो, इसके लिए एक डीबीटी प्रोग्राम चालू कर रखा है अभी सरकार ने, जो आधार कार्ड, किसान अपना आधार कार्ड लाएगा
उसी से ही उसको यूरिया या डीएपी जो भी उपरक है वो मिलेंगे फर्टिलाइजर। बात है, गुड। तो उसके अंदर अभी तो कोई स्कीम नहीं है, आगे सरकार की सुनने में आ रहा है भी सरकार की ये योजना है कि भी जो सब्सिडी सरकार कंपनियों को देती है ना यूरिया और डीएपी बनाने के अंदर, वो सब्सिडी डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी। ओके। उससे प्रॉफिट ये होगा जो है ना कालाबाजारी हो रही है यूरिया की, ये नहीं होगी सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, आपने इतना कुछ नॉलेज दिया हमें, बहुत अच्छा लगा हमें। आप स्केल 2 के लिए जा रहे हैं, वेरी गुड। आपका जितना भी एक्सपीरियंस है अभी तक, आपको 1 साल एक्सपीरियंस है, सीड्स का एक्सपीरियंस है, फर्टिलाइजर का, और आपके एजुकेशन वेल, आप मास्टर्स हो अपने सब्जेक्ट के, तो डेफिनेटली आपका ये सब कुछ हमारे बैंक को कैसे बेनिफिट देगा? सर जो आरआरबी है ग्रामीण क्षेत्र में है, और मैं सर ग्रामीण क्षेत्र, मेरा जो जॉब रोल था पीछे कंपनियों में वो ग्रामीण क्षेत्र का ही था। मैं ग्रामीणों के साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छी तरह बना पाऊंगा, और उनको किस तरह कोई चीज़ किस तरह समझानी है, कोई अपनी स्कीमें, बैंक की स्कीमें किस तरह समझानी है उनको, वो मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, उनकी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। और सर मेरी वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, तो मैं वहाँ हर तरह एडजस्ट हो सकता हूँ। राइट। और ग्रामीण क्षेत्र में अपनी रूरल ब्रांचें होगी तो ग्रामीण क्षेत्र में रहना पड़ेगा, और मैं ग्रामीण क्षेत्र का भी हूँ सर, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में इजीली रह सकता हूँ। वेरी गुड। तो हम चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन लेना, तो अपने बारे में कुछ हमें बताइए अच्छे से डिटेल में। सर मेरा नाम प्रमोद है, और मेरे नाम का अर्थ है खुशी। और मैं मेरे माहौल में हर किसी को खुश देखना चाहता हूँ, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। सर मैं श्री गंगानगर निवासी हूँ। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। अन्न का कटोरा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि सर वहाँ फसलें हर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैं। और सर मेरी एमएससी हुई है, एमएससी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से हुई है। और सर मैं हॉर्टिकल्चर पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी। और सर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है फर्टिलाइज़र और सीड का। आपने सर मेरी हॉबीज़ है ट्रैवलिंग करना, नए नए दोस्त बनाना, और नए नए पर्सनैलिटी से मिलना। राइट। सर मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्तियों से मिलना पसंद करता हूँ, और उनसे कुछ गेन करना पड़ता है। राइट। पसंद करता हूँ सर। निशा, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए हमें। सर मैं एक ऑप्टिमिस्टिक गर्ल हूँ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हूँ। और सर मुझे टारगेट एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई भी टास्क मिलता है तो सर मैं उसको एज ए चैलेंज लेती हूँ और उसको कंप्लीट करती हूँ। और सर मैं वर्सेटाइल नेचर की हूँ, मैं खुद को किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकती हूँ। और सर मैं एक जॉवियल नेचर की हूँ, मैं किसी को भी अपने फ्रेंड सर्किल में और कंपनी में किसी को भी सैड नहीं देख सकती। That's very good. And what about your weakness? कोई वीकनेस है आपके अंदर? Yes sir, I am little bit talkative. Okay, आप बातों नहीं ज़्यादा है। Yes, okay, चलेगी इतनी वीकनेस, क्योंकि आपका जो काम है, प्रोफाइल है, वो लोगों से मिलना ही है, राइट? पर जब आपको फार्मर्स से मिलना होगा तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं होगी, फार्मर से मिलते आ रहे हैं सर। ओके, सो आप अपनी जॉब में रिलेट हो फार्मर से। हाँ, और शायद आप भी जॉब कर रही हैं तो डेयरी से रिलेटेड आप कंपनीज में फार्मर से ही मिलती हो। गाइडेंस वगैरह देते हो आप लोग भी उनको? सर मतलब जो सैंपल आते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम्स है, इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो उनकी लोकल लैंग्वेज में ही आपको बताना होता है? सर वो जिस लैंग्वेज में खुद कंफर्टेबल फील करते हैं उस लैंग्वेज में सर बताना होता है। वेरी गुड, क्योंकि जरूरी है कि आप लोकल लैंग्वेज के अंदर अगर डील करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हमने आपसे पुट अप किए वो सारे बहुत अच्छे थे। स्टिल हमारे अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्रीकल्चर से ये क्वेश्चन भी होने चाहिए तो बिल्कुल वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे, विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव देम आंसर्स, राइट? और आप 7 डेज के लिए यहाँ आए तो आपको कैसा फील हो रहा है? अभी आपके 3-4 डेज कवर अप हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले मेरे में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं था, अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। और सर जो बोलने में हिचकिचाहट थी वगैरह सब कुछ दूर हो गया है, हमने बहुत कुछ गेन किया है यहाँ आके। मेरे को लग रहा है भी अब मैं कहीं भी इंटरव्यू दूँ तो कुछ भी अपना साबित कर सकता हूँ। वेरी गुड। अभी आपके पास डेज है, टाइम है आपके पास वो डेवलप होने का। हम चाहते हैं कि आपको खूब अच्छे से डेवलप करें, ठीक है? तो एट्स राइट टाइम हम चाहते हैं भी स्केल 2 के हमारे कैंडिडेट्स भी जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो और आपको परफॉर्मेंस दिखाएं। माय बेस्ट विशेस टू यू। ओके, थैंक यू।